हेलो। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। देखो बेटा, मैंने ना कुछ चीजें जो है आपको बताने वाला हूं। जैसे यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस के लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि कहीं से गाइड बुक और जो आजकल जो है कोचिंग चल रही है, तो ये अपना अपना कंटेंट जो है कंटेंट राइटर के माध्यम से मार्केट में उतार रहे हैं। मैं दरअसल यहाँ पर आपको वही कुछ दिखाने जा रहा हूँ। और एक बहुत ब्लंडर एक कोचिंग से हुआ है। हालांकि वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे ये चैप्टर हमारा जो इन्फ्लेशन था वो हमें कंप्लीट करना है, इन्फ्लेशन वाले चैप्टर को। और उसका ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि एक किताब है। हालांकि उस इंस्टीट्यूट के फाउंडर का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो बहुत बड़ी हस्ती है। और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, ये खैर मिस्टेक छोटी तो नहीं है, लेकिन मतलब जो कैटेगरी लीडर है, जो एसएमई है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, और जो रिव्यू किया जाता है, सब उनको देख के थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। और मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू का ही ये दरअसल जो है, एक बच्चे ने क्या है कि एक हमें भेजा। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, तुमको वैसे ही उसका वो लगा करके और कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा मिस्टेक इनने किया है। और एक जगह नहीं, इनकी किताब में मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी की किताब की बात कर रहा हूँ, 1000 से ज्यादा मिस्टेक्स हैं। एक दो नहीं, 1000 से ज्यादा। और मैं आपको बता दूंगा। खैर चलो, अब देखो कि भाई जो है, अगर हम बात करें कि जो अर्थव्यवस्था पर जो महंगाई है, तो बढ़ती हुई महंगाई से क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है। देखो, सबसे पहले कि भाई बढ़ती हुई महंगाई से लाभ ये नहीं है कि ब्याज दरें कम नहीं होती हैं। भाई महंगाई ब्याज दरें बढ़ाता है, कम नहीं करता है। कैसे बढ़ाता है, याद करो। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, तो लोग बैंकों में पैसा जमा ना कर करके जो है उसका उपभोग करते हैं। तो बैंकों वालों को, अपना बैंक वालों को क्या करना है, जो है अपना कारोबार करना है। तो कारोबार करना है तो वह जो है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई कर देते हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा लेते हैं लोगों से। तो इससे जो है ब्याज दरें कम नहीं करता है, बल्कि जो है ब्याज दरें बढ़ा देता है। और देखो कितना बड़ा मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक देखो बेटा, महंगाई के चलते, महंगाई से जो देनदार हैं, इनको नुकसान होता है। देनदारों को क्या है, नुकसान होता है। लेनदारों को लाभ होता है। पर देखो साफ से इनने लिखा है कि देनदारों को लाभ होता है, नहीं। जो व्यक्ति, वो भी मैंने पहले ही क्लास में बताया था आपको। दूसरा, मुद्रा का अवमूल्यन। आप मुझे बताइए कि मुद्रा का अवमूल्यन कैसे। तीसरा स्टेटमेंट है, निर्यातकों को लाभ होता है। निर्यातकों को कैसे लाभ होता है, इवन निर्यातकों को भाई हानि होती है, ना कि लाभ होता है। अब आप कहोगे कि सर कैसे जो है हानि होती है। देखो, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं कि अगर कोई चीज 10 रुपए की मिल रही थी, ठीक है, निर्यात का मतलब कि जो है आप अपने देश का सामान कहीं बाहर दूसरे देश में बेच रहे हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच रहे हो। तो कोई भी वस्तु का कीमत 10 रुपए था, महंगाई के चलते वह जो है कीमत 15 रुपए की हो गई। तो आप बताओ कि लोग जो, अब वो कीमत क्या है, 15 रुपए की हो गई, तो लोग क्या करेंगे, लोग खरीदना अवॉइड करेंगे। और जब लोग खरीदना अवॉइड करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि लोग जो है, हमारा जो निर्यात है वो क्या होगा, निर्यात कम होगा। निर्यात कम होगा। अच्छा भाई, निर्यात कम होगा, तो आप मुझे बताइए कि निर्यातकों को हानि होगी या प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली उनको जो है, जो निर्यातक हैं, तो उनको नुकसान होगा। तो देखो, एक ये भी जो है इनने यही मतलब बहुत इनने जो है ना मिस्टेक करी है। दूसरा, व्यवसायों के लाभ में वृद्धि होती है। हाँ, व्यवसायियों को लाभ में वृद्धि हो जाती है। वो कैसे, क्या होता है कि दरअसल मान लो कि उनके पास पहले से कुछ चीजें बफर में हैं, और उसका जो है, जो कॉस्ट है, जिस वजह से महंगाई बढ़ी, तो मान लो 10 रुपए की पहले से कुछ चीजें उपलब्ध थी, लेकिन अभी महंगाई बढ़ने के चलते अब चीजें 15 रुपए की हो गई, तो उनको मार्जिन मिल गया। तो चलो ठीक है, व्यवसायों के जो है, व्यवसायों में जो व्यापारी होता है बड़का बड़का, महंगाई के चलते उनको प्रॉफिट होता है।
और यही वजह है कि आप जो है अडानी अंबानी को कभी ये कहते हुए नहीं देखे होंगे कि देश में महंगाई है। इसमें आम आदमी और खास करके सबसे ज्यादा गरीब आदमी प्रभावित होता है, क्योंकि गरीब आदमी का जो उपभोग महंगाई के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। दूसरा है बचत में अल्पावधि वृद्धि और निवेश और मुनाफा। मतलब इसका क्या है कि बचत में अल्पावधि वृद्धि, निवेश और मुनाफा, इसे भी जरा देखो। देखो, निवेश और मुनाफा का मतलब कहां पर क्या है कि वही, मान लो इसे निवेश बढ़ता है और मुनाफा भी होता है, जैसे क्या है। और बचत में जैसे कि इसमें लिखा है अल्पावधि वृद्धि, नहीं भाई, बचत जो है आपको निगेटिव इंपैक्ट डालता है, आपका बचत कम होता है, सेविंग पर जो है, जैसे आप बड़ा मतलब अजीब सा इनने जो है क्या लिख के रखा है, किसने जो है ना इनकी किताब बनाई है भाई, अब इनका भगवान ही मालिक है। अब देखो, सेविंग पर जो मुद्रास्फीति जस्ट अपोजिट जो है निगेटिव असर डालती है, समझे। दूसरा कि मैंने जैसे बताया कि मुनाफा, भाई यहां पर अगर आप देखेंगे जो निवेश है, तो निवेश का क्या सीन है कि अगर महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ने के चलते भाई व्यवसायी लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है तो वह निवेश के लिए आकर्षित होगा कि और लाभ बनाए। वही चीज मुनाफे का है, बताई दिया। नाम मात्र वेतन वृद्धि, देखो वेतन वृद्धि होती है कैसे, महंगाई बढ़ती है, याद करो मैंने कल की ही क्लास में, पिछली क्लास में बताया था कि भाई वेतन में क्या है कि जैसे आपकी महंगाई बढ़ी तो जो सरकारी कर्मचारी है वो धरने में बैठने लगते हैं, कहते हैं कि हमारी सेविंग कम हो गई है। और जब कहते हैं हमारी सेविंग कम हो गई है तो वह वेतन में वृद्धि के लिए जो है ना मांग करते हैं, तो इसमें वेतन में वृद्धि की संभावना है, ये लाभ हो सकते हैं। ठीक है, चलो। नुकसान क्या है, ऋणदाताओं को कष्ट होता है। अब वही चीज है, अब देखो देनदारों को लाभ और यही ऋणदाताओं को कष्ट होता है। अरे भाई, देनदार जो है वही तो ऋणदाता है, वही तो ऋण दे रहा है। मतलब इनको जो इनका ये किताब जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था, जो कंटेंट राइटर था, मतलब बुद्धि उनकी पता नहीं कहां गई थी। यहां स्टेटमेंट सही है। अब देखो ये हानि है तो ठीक है, ऋणदाताओं को तो भाई हानि होगी, नो डाउट, लेकिन जो लेनदार है, देनदार को नुकसान होगा और जो लेनदार है उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर ये लिख देते कि देनदार की बजाय लेनदार, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, पर क्या बताएं। दूसरा, निश्चित आय वाले जो पेंशन भोगी हैं, वेतन भोगी हैं, उनको नुकसान होता है, हानि होती है, ये भी सही है। अब बताओ कि जैसे मजदूर वर्ग है, उनकी इतनी रैपिड ग्रोथ नहीं होती है, अगर बढ़ेगी भी तो मजदूरी तो जो है अपेक्षाकृत जितने हिसाब से महंगाई बढ़ रही है वो काफी कम होती है, तो ये भी ठीक है। अब भाई निश्चित आय वेतन भोगी, भाई जिनका वेतन भोगी है, निश्चित आय है, महंगाई बढ़ेगी तो उनको नुकसान तो देखना ही पड़ेगा, नुकसान तो होगा ही होगा। आयात प्रभावित होता है। आयात कैसे भाई प्रभावित होता है, इवन आयात बढ़ जाता है, प्रभावित नहीं होता है और हानि नहीं होती है। कैसे, जैसे देखो हमारे देश में महंगाई के चलते कोई भी वस्तु या सेवा महंगी हो गई, अब विदेश में या इंटरनेशनल मार्केट में वही चीज क्या है भाई, सस्ती है। अब अगर विदेश में या इंटरनेशनल मार्केट में वही चीज सस्ती है तो आप मुझे बताइए कि यहां पर जो है आप ज्यादा से ज्यादा आयात करोगे तो आयात बढ़ेगा, यानी आयातों को लाभ होगा या हानि होगी, हानि नहीं होगी, इवन लाभ होगा। वास्तविक मजदूरी में कमी, हाँ ठीक है कि भाई ये तो हो सकता है। रुपए की क्रय क्षमता में गिरावट होती है, बिल्कुल सही है, पहला चैप्टर वो पहला लेक्चर में मैंने इन्फ्लेशन में बताया था। बचत में गिरावट होती है, बिल्कुल सही है। तो ये बुड़बक को ये नहीं पता कि यहां पर क्या इसने, अब प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट होती है, ठीक है। तो ये जो है भाई, ये कह सकते हो कि महंगाई के जो है असर हैं, ठीक है। अभी और आगे भी देखना है। अब थोड़ा सा आप जो है इंडस्ट्रियल उत्पादन सूचकांक के बारे में थोड़ा सा देख लो बेटा। इसका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है 2011-12 है। अब अर्थव्यवस्था के जो है अलग अलग समूहों में जो है विकास दर को क्या करता है, इसके माध्यम से मापा जाता है। और ये अर्थव्यवस्था का जो विनिर्माण क्षेत्र का एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है, किसका भाई, विनिर्माण क्षेत्र का, यानी जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर जो है इंडिकेटर है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर इंडिकेटर या इंडेक्स। तो आईपीआई जो है ये दरअसल विनिर्माण क्षेत्र का
उसको जो है अर्थव्यवस्था में उस चीज को ये जो महंगाई को क्या करता है, मेजर करता है। अब 8 प्रमुख उद्योगों का ये सूचकांक है। अब 8 प्रमुख उद्योग क्या क्या है भाई? भाई रिफाइनरी उत्पाद है, बिजली है, इस्पात है, कोयला है, ध्यान रखना, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, सीमेंट है और उर्वरक है। इन 8 उद्योगों का समग्र आईआईपी या फिर आप आईपीआई आईआईपी, इसमें कुल जो है आईआईपी भार में 40.27% वजन है, इसका वेटेज है, ये समझ लो। दूसरा, विनिर्माण क्षेत्र का 77, खनन का इतना और जो है विद्युत का इतना। दूसरा देखो भाई कि उत्पादन मूल्य सूचकांक क्या होता है, यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई बोलते हैं। ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जरा इसे समझने का प्रयास कीजिए। और ये कैसे क्या करता है, इससे कैसे इसको मेजर किया जाता है। देखो दरअसल बेटा पीपीआई में क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं की कीमतों में, यहां पर प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, इसमें जो है औसत परिवर्तन को मेजर करता है। अब औसत परिवर्तन को कैसे मेजर करता है कि मान लो कि जैसे जो है, ऐसे समझो कि आउटपुट जो है, अगर कोई भी चीज, ऐसे समझो कि जो इनपुट में आपने 10 रुपया लगाया और जाके वही चीज जो है 100 रुपए की बिकी, 100 रुपए की भी, तो यही जो अंतर है वो जो है उत्पादक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत मापा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जब वे उत्पादन के स्थान से निकलते हैं, जिसको हम आउटपुट पीपीआई कहते हैं, और जब ये उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश करेगा तो हम इसको इनपुट जो है पीपीआई कहेंगे, और इसके बीच का जो एक औसत परिवर्तन होगा वही हम इसके अंतर्गत उत्पादक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत क्या करते हैं भाई, मेजर करते हैं या मापते हैं। ठीक है, आगे देख लो। ऑलरेडी मैं डब्ल्यूपीआई के बारे में आपसे बता ही चुका हूं कि डब्ल्यूपीआई कैसे काम करता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, बहुत डिटेल में बताया था मैंने। ठीक है, थोड़ा सा पीपीआई के बारे में जान लो कि भाई जो पीपीआई जो है ये उत्पादक के द्वारा प्राप्त कीमतों में, उत्पादक जो प्रोड्यूसर है तो उसके द्वारा प्राप्त कीमतों में औसत परिवर्तन को क्या करेगा, मापता है। और इसमें अप्रत्यक्ष करों को बाहर करता है, जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। दूसरा, पीपीआई भार आपूर्ति से प्राप्त होते हैं और पीपीआई एक अधिक गणित पूर्वाग्रह को हटा देता है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पीपीआई में सर्विसेज शामिल हैं, ये भी पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखना और ये पॉइंट ध्यान रखना। इससे ना क्वेश्चन आने वाला है ना इसका कोई मतलब है, बस जो है ना ये उसमें क्या किया गया है कि गूगल किया गया है और उठा के चीजें डाल दी गई हैं। ठीक है, हाँ एक ये भी ध्यान रखना कि जो पीपीआई मासिक तौर से, मैंने आपको बताया भी था, इसको जो है मंथली में प्रत्येक माह इसको श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के द्वारा क्या किया जाता है, रिपोर्ट जारी करी जाती है। ये भी अगेन महत्वपूर्ण है बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें जो तुलना है, कंपेयर है, सीपीआई, ऑलरेडी सीपीआई को हमने कितना डिटेल से पढ़ा था, और पीपीआई तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है भाई। सीपीआई में जो है क्या, किन को माप रहा था, वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में औसत परिवर्तन को मेजर कर रहा था, माप रहा था। इसमें जो है सीपीआई के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो प्राइमरी गुड्स को दिया गया था, जो कि डब्ल्यूपीआई में जो समस्या से ग्रसित था। दूसरा, पीपीआई जो है प्रोड्यूसर, यानी ध्यान रखना यहां पर जो है सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या होता था कि जो कंज्यूमर है तो उन कंज्यूमर के द्वारा जो है वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में औसत परिवर्तन को मेजर कर रहा था खुदरा स्तर पर। यहां पर क्या है, जो उत्पादक स्तर पर चीजें जो है उनके औसत परिवर्तन को मेजर करता है, यही डिफरेंट है। यहां पर जो है खुदरा स्तर पर होंगी चीजें, और यानी उपभोक्ता मूल्य के आधार पे, कंज्यूम के आधार पे, बल्कि यहां पर प्रोड्यूसर, और कहा जाता है कि पीपीआई इसी वजह से सभी इंडेक्सेस से बेहतर भी होता है। समझे? चलो, इसके बाद जो है आधार प्रभाव। आधार प्रभाव, ये आधार प्रभाव क्या होता है, देखो आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट, एक चैप्टर आएगा आगे जो है, एक मिनट ब्लैक हो गया ना, व्हाइट करना पड़ेगा। एक चैप्टर आएगा मॉनेटरी पॉलिसीज, मौद्रिक नीतियां, वहां डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा।
ठीक है, चलो। इसके बाद मौद्रिक लक्ष्यीकरण, ये भी ऑलरेडी आपको मैं बता ही चुका हूं कि ये कैसे जो है ना एमपीसी आता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ऊर्जा साहब क्या लक्ष्य रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लास में ऑलरेडी हुई चुकी हैं। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि लक्ष्य भाई 4 ये है। 4 के बाद हम एक परिसीमन जो है 2+2- का परिसीमन रखते हैं, जो कि 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो है ये 2% से नीचे नहीं आनी चाहिए। याद है कि नहीं याद है, ये भी मैंने बताया था। एमपीसीआई के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बस बता देता हूं कि इसके लक्ष्य वगैरह क्या है। अगेन जो मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर बताया, वहां पर एमपीसीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताऊंगा। देखो बेटा, फिर भी थोड़ा सा बस जान लो, वहां डिटेल में होगा। देखो, ये जो है ना 2016 में एमपीसीआई आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में आती है। अब ये आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत ये एक वैधानिक, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, और संस्थागत ढांचा है, वैधानिक बॉडी है। उर्जित पटेल जो है सबसे पहले इस एमपीसीआई के अंतर्गत 5 सदस्यीय मौद्रिक नीति का गठन करना चाह रहे थे। उनने एक प्रपोजल दिया था, प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। इसमें 6 लोग रखे गए। इन 6 लोगों के अंतर्गत मैं बताऊं, 3 जो है सरकार की तरफ से थे, जो कि सरकार इनका अपॉइंटमेंट करेगा, और 3 जो है आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपॉइंटमेंट करेगा। इन 3 मेंबर में से जो क्या होंगे, इकोनॉमिक्स के जानकार होंगे। ये जरूर है, ये बात यहां पर ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स के क्या होंगे, ये जानकार होंगे। तो 3 मेंबर सरकार की तरफ से होंगे और 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होंगे। तो भाई डिप्टी गवर्नर हो गए, गवर्नर हो गए। अब इसमें से इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें मिनिमम कोरम 4 का पूरा होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति उसमें निर्णय लेना है, तो 4 से अगर लोग नहीं हैं तो कोरम या गणपूर्ति नहीं प्राप्त होती है। दूसरा कि यहां पर मेजोरिटी से ही निर्णय लिए जा सकते हैं। अब इसका लक्ष्य क्या है कि भाई विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य में स्थिरता बनाए रखना है, मतलब बहुत फ्लैक्चुएशन ना हो, मूल्य स्टेबल बना रहे। तो मूल्य में क्या है, स्थिरता बनाए रखना है। दूसरा है कि भाई उद्देश्य ये है कि मौद्रिक नीति तय करने में जो पारदर्शिता, जो शुचिता है, जवाबदेहिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी बनाए रखना है, और नीतिगत ब्याज दरों को निर्धारित करना है। मैंने बताया कि 6 लोग हैं, इसमें से 3 आरबीआई की तरफ से होंगे, इसका गवर्नर पदेन अध्यक्ष होगा, और 3 सरकार के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट कुछ थोड़ी सी देखना। अब भारत सरकार आरबीआई के परामर्श से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में एक बार मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया जाना है या निर्धारित करेगी। मतलब ये कमेटी कह रही है कि भैया जो भारत सरकार कह रहा है कि आरबीआई के परामर्श से भारत सरकार करेगा, आरबीआई के जो है सहयोग से या उसकी जो है सलाह से, कि प्रत्येक 5 वर्ष में आपको क्या करना है, जो इन्फ्लेशन है इसको निर्धारित करना है। दूसरा जो है एमपीसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसको वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करनी होती है। प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, कितनी बार बेटा, 4 बार बैठक करनी होती है। और इसके लिए जो गणपूर्ति के लिए, मतलब जो है तभी बैठक मानी जाएगी, तभी कोरम पूरा होगा, कम से कम 4 मेंबर उपस्थित होना मस्ट है। मतलब अगर कोई निर्णय लेना है, निर्णय नहीं छोड़ो, कोई प्रोसीडिंग ही करनी है, हमें किसी भी विषय में बात करनी है, तो तभी बात संभव है जब मिनिमम 4 लोग क्या हो, मिनिमम 4 लोग हों। अब एमपीसी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। अगर क्लैश कर जाए 3-3 मेंबर की पॉसिबिलिटी है कि भाई 3-3 मेंबर, अगर मान लो कि कोई प्रपोजल आया, मान लो प्रपोजल आया कि जो बैंक रेट है उसको क्या करना है, कम करना है, ऐसा कुछ प्रपोजल आया। अब सरकार के 3 मेंबर कह रहे हैं कि नो, और आरबीआई के 3 मेंबर कह रहे हैं यस कर दो, तो ये तो क्लैश हो गया। तो क्या किया जाएगा, क्या हो गया, क्या माना जाएगा, फिर जिधर वोट आरबीआई का गवर्नर करेगा वही जो है अंतिम निर्णय होगा। तो ये भी ध्यान रखना। तो गवर्नर के पास क्या होगा, निर्णायक वोट होता है।
ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है महंगाई से निपटने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। महंगाई से निपटने के लिए अलग अलग उपाय। देखो, महंगाई से निपटने के जो मौद्रिक उपाय क्या हो सकते हैं, राजकोषीय उपाय क्या हो सकते हैं, और अन्य उपाय क्या हो सकते हैं। सबसे पहले भाई मौद्रिक नीति के उपाय। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मौद्रिक नीति जो जारी करना, ये किसी भी देश की केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। हमारे यहां भी ये जो है कौन जारी करता है, ये दरअसल जो मौद्रिक नीतियां हैं वो आरबीआई जारी करता है। और इसके माध्यम से दो तीन चीजें दरअसल निर्धारित की जाती हैं। एक तो ये कि अर्थव्यवस्था में जो महंगाई को मतलब है महंगाई को नियंत्रित करना है। दूसरा, भारत की तुलना में जो मुद्रा है उसका विनिमय दर जो है वो तय करना है। और इसके साथ साथ जो है उसी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से यह भी निर्धारित किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा पंप होगा, कितना पैसा सक किया जाएगा। अब जैसे मौद्रिक नीति उपाय महंगाई से निपटने के लिए, तो बैंक दर में वृद्धि। यहां पर बैंक दर की बजाय लिख देता दरों में वृद्धि। वही तो मैं बोल रहा हूं कि इतना जो है ना, कोई भी व्यक्ति जो कंटेंट बनाया है तो पता नहीं जो है, तो इसमें दरों में वृद्धि लिख देता। क्यों? अभी बैंक दर नीचे आएगा तो 2 बार हो जाएगा, तो दरों में वृद्धि। बेटा होता क्या है जरा समझना। महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा का मतलब कि बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी है। अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी होने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में खूब पैसा है। तो अर्थव्यवस्था में पैसे को सक करना है, पैसे को सोखना है। अब पैसे को सोखना है तो कुछ मात्रात्मक उपकरण होते हैं, कुछ गुणात्मक उपकरण होते हैं। तो मात्रात्मक उपकरणों के माध्यम से आरबीआई पैसा सोखने का प्रयोग करता है। तो दरों को क्या करेगा? दरों में वृद्धि कर देगा। और जब दरों में वृद्धि कर देगा तो लोगों को आसानी से पैसा नहीं मिलेगा। लोगों को आसानी से पैसा नहीं मिलेगा तो अर्थव्यवस्था में जो मांग अधिक पैसे के चलते, लिक्विडिटी अधिक होने के चलते, तरलता अधिक होने के चलते थी, वो क्या हो जाएगी बेटा? नीचे आ जाएगी। दूसरा, ब्याज दरें बढ़ा करके उधार लेना या महंगा बनाना। बिल्कुल सही है कि ब्याज दरें, वही मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर महंगा हो जाएगा, ब्याज दरें बढ़ जाएगी, तो उधार लेना महंगा हो जाएगा। उधार लेना बेटा महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि आप पैसा लेने से क्या करोगे? कतराओगे, आप पैसा नहीं लोगे। और अगर आप पैसा नहीं लोगे तो ये ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है कि महंगाई क्या होगी? कम होगी। दूसरा, साख सृजन को भी नियंत्रित करना। दूसरा, चलो अगला, बचत करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना। हाँ, ऑब्वियस है कि अगर आप कहो पैसा, टेंडेंसी ऐसा कि भाई आप सबके खाते खोल दो और पैसा आपको खर्च नहीं करना है, आपको अकाउंट में जमा कर देना है, तो आप खर्च नहीं करोगे तो महंगाई ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। दूसरा, साख सृजन करना। तो इसमें क्रेडिट क्रिएशन, आप पैसा बना रहे हो तो भी ऐसा है। खुला बाजार का संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन करना, वही अगेन ये भी एक मात्रात्मक उपकरण है। अगला है कि भाई रेपो रेट, बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, अन्य नीतिगत दरों में वृद्धि करना। अब इसलिए अगर नीतिगत जो दर हैं वो बढ़ा दी जाएंगी तो इससे जो है मौद्रिक उपाय हैं। भाई राजकोषीय उपाय क्या होते हैं? अब ये तो समझ गया कि मौद्रिक नीतियां किसी भी देश की जिम्मेदारी क्या है? केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे देश में मौद्रिक नीतियां कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो राजकोषीय नीति होती है ये बेटा सरकार जारी करती है। कौन? सरकार जारी करता है। सरकार का मतलब कि करों को बढ़ा करके निजी खर्च को कम करना। अब सरकार क्या करेगी? कर को बढ़ा देगी और निजी खर्च को कम कर दे। भाई आप बताओ कि मेरे पास 10 लाख रुपया है और सरकार कह दे कि अब आपको 10 लाख में 50% टैक्स देना पड़ेगा, तो मेरे पास जो पैसा था वो 5 लाख तो चला गया सरकार के पास। तो मेरे से पैसा सरकार ने क्या कर लिया? सोख लिया। तो करों को बढ़ा करके भी जो है महंगाई कम की जा सकती है। अगला, सरकारी खर्चों को कम करके। आप खुद सोचो कि सरकार पैसा नहीं खर्च कर रही है, मतलब मनरेगा जैसी चीजों में नहीं खर्च कर रही है या अपना खर्चा कम कर दी है, तो लोगों को पैसा नहीं आएगा। लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा तो वापस से महंगाई क्या होगी? कम होगी। ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को कर दायरे में शामिल करना। भाई ऑब्वियस है कि जो पैसा जो कर में नहीं आ रहे हैं उस कर का ब्रैकेट को जो है बढ़ा देना। तो ऑब्वियस है कि भाई जो है लोगों से पैसा ज्यादा वसूला जाएगा तो महंगाई कम होगी। नए करों और उपकरों को लागू करना, ये सभी बेटा राजकोषीय नीतिगत उपाय हैं। क्या करना? महंगाई को कम करने के।
ठीक है। सरकार और क्या कर सकती है? सरकार द्वारा अल्पकालिक उपाय के तौर पे मूल्य नियंत्रण, मतलब मूल्य को नियंत्रित कर सकती, अल्पकालिक है ये, शॉर्ट टर्म का। दूसरा, सरकार के द्वारा लगाए गए आयात नियंत्रण के उपाय करना। आप खुद सोचो ना कि कोई चीज भाई बाहर से हम खरीद रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो आप उसको थोड़ा सा जो है ना ड्यूटी वगैरह बढ़ा दो, जो है आयात नियंत्रित कर दो। कंपनियों के द्वारा वेतन वृद्धि को सीमित करना, जो वेतन बढ़ा रही है कंपनियां, कहना कह दे कि भाई इससे ज्यादा वेतन नहीं बढ़ाओगे, इससे ज्यादा नहीं दोगे। तो ये सभी उपाय हो सकते हैं महंगाई से निपटने के या महंगाई को रोकने के। अब वही है इसमें से जो है कि भाई मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के जो है बीच सहसंबंध क्या हो सकते हैं। तो ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत भी बताया कि भाई क्या क्या होता है, राजकोषीय नीति में क्या क्या हो सकता है। ये ऑलरेडी मैंने बताया कि जो है राजकोषीय उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद राजस्व प्रोत्साहन, ये आपको जो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत पढ़ाएंगे। ये थोड़ा सा देख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो, ये देख पा रहे होंगे। तो एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बीएन गोलदार, कुछ सिफारिशें हैं, इधर ले आओ इनको। चलो, बीएन गोलदार, ये भारत के लिए पीपीआई विकसित करना, उससे संबंधित बीएन गोलदार कमिटी बनाई गई। तो ध्यान रखना, भारत के लिए पीपीआई जो है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, क्या करना, विकसित करना। रमेश चंद्र समिति, रमेश चंद्र नीति आयोग के मेंबर हुआ करते थे। इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि भाई डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पर कैसे स्विच करना है, कैसे स्विच करना है। यहां से भी क्वेश्चन, ये लेटेस्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। उर्जित पटेल समिति, मौद्रिक नीति कमेटी या मौद्रिक नीति समिति, ध्यान रखना, अभी मैंने जो कि बताया। अगला है महेंद्र देव बर्मन समिति, ये मनरेगा को सीपीआई आरएल, रूरल आरएल, चलो याद होगा मैंने आपको बताया था, सीपीआई आरएल, रूरल लेबरर को जोड़ना। तो मनरेगा को सीपीआई आरएल से क्या करना है, जोड़ना है। उर्जित पटेल मौद्रिक नीति समिति में सुधार से संबंधित है, ये ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ठीक है। इसके बाद जो है ये भी हो चुका है। मुद्रास्फीति का असर अगर तुम देखना चाहो, हालांकि आपको ये सारी चीजें पता है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, लेकिन चलो थोड़ा देख लो। देखो भाई, बेस्टी, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, यानी बेस्टी और समष्टि, यानी माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों स्तर पर मुद्रास्फीति के प्रभाव जो है देखने को मिलते हैं। इन दोनों, माइक्रो में भी और मैक्रो पे में भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। दूसरा, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति, जो खरीदने की क्षमता है ना बेटा, महंगाई के चलते वो कम हो जाती है, और इससे जो है किसी की जो मांग है, उस मांग की शक्ति में जो है ना क्या होता है, कमी आती है। दूसरा, ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो लेनदार हैं, जो ऋणदाता हैं, लेनदार मतलब ऋणदाता, देनदार मतलब जो देने वाला, जो लेनदार, अच्छा ये गलत हो, लेनदार ऋणदाता ये दोनों अलग अलग चीज है भाई। लेनदार जो है, जो पैसा ले रहा है, वो ऋणदाता नहीं है, ठीक है। देनदार ही ऋणदाता, ऋणदाता, ऋणदाता मतलब डोनर, तो जो ऋण देगा, तो ये जो है शब्द ये गलत है, ध्यान रखना। तो इनमें जो है मुद्रास्फीति का ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि जो है, जो देनदार होता है उसको नुकसान होता है, जो कि गलत लिखा है यहाँ पे। क्या होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए, ठीक है। जो ऋणदाता है यानी जो लेनदार है, उसको लाभ होना चाहिए, यही तो है। ये भी किताब में क्या है, गलत लिखा है, ध्यान रखना, ये भी चीजें गलत लिखी हुई है। आगे देखो कि निवेश के बारे में थोड़ा सा, मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा मिलता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें बताने की नीड नहीं है, ठीक है। ये भी बताया आय और निश्चित आय पर क्या असर पड़ेगा, बचत पर क्या असर पड़ेगा, भाई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बचत कम होती है इससे। कर पर क्या असर पड़ेगा, कर बढ़ जाएगा, वही आपको मैंने बताया कि भाई जो है कर, ठीक है। इसके साथ साथ जो है भुगतान संतुलन, इस पे नेगेटिव असर पड़ता है। नेगेटिव असर क्यों पड़ता है भाई, ये भी जान लो। देखो, मुद्रास्फीति के चलते जो वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं, महंगी होती हैं। तो जब महंगी होंगी तो भाई जो निर्यात है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब निर्यात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो लोग
भाई महंगा होगा तो लोग नहीं खरीदेंगे। दूसरा, आयात सस्ता हो जाएगा तो लोग खूब खरीदेंगे, तो बीओपी पर नेगेटिव प्रतिकूल जो है असर पड़ेगा। समझे, करों पर ऑलरेडी बात हो ही गई है, भुगतान संतुलन निपटी गया है। तो ये जो है चैप्टर मुद्रास्फीति के नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लो, पूछा जा सकता है। एक तो ये सरकार ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय किए। एक तो ये कि भाई जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, खास करके दालों के मूल्य में जो है अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए बजट में मूल्य स्थिरता कोष को बढ़ा करके आवंटित करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा ये है कि बाजार में जो है समुचित दखल हेतु 20 लाख टन दालों का ऑफर स्टॉक रखने का अनुमोदन, कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो इसका आपके पास प्रॉपर स्टॉक और बफर होना चाहिए। दूसरा, अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो दालें हैं, जो प्याज है, जो खाद्य तेल है, जो ईरिड ऑयल है, बीजों का स्टॉक है, इस पर एक आप क्या है सीमा लागू कर दो। ठीक है। अगला है कि उत्पादन को प्रोत्साहित करके खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, ताकि मूल्यों में क्या हो जाए, जो है भाई वृद्धि देखने को मिले। अब उच्चतर मूल्य की घोषणा करना, तो ये सारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। यहां तक मैं ये मान के चलता हूं कि किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम